नमस्कार। संकल्प से सफलता के इस YouTube चैनल पर फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूं। और आज इस सीरीज में जो हमने PYQ सीरीज को स्टार्ट किया था, जिसमें हम 2013 से लेकर 2025 तक के यूपीएससी प्रीलिम्स के सारे PYQs को डिस्कस करेंगे हर विषय के। तो उसमें पहला विषय हमने क्या चुना था? पॉलिटी। पॉलिटी में पहला ईयर कौन सा था? 2013। वो हम पढ़ चुके हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ, और कैसे मेथड रहेगा इसको टेक्निक को समझने का वो सब हमने समझा। आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए पॉलिटी PYQ 2014 को विद एक्सप्लेनेशन के साथ समझने के लिए। ये जो सीरीज PYQ की लाई जा रही है, ये मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे शाम को 6 बजे मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। और आज हम यहाँ पर पॉलिटी के PYQ 2014 को एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक नया प्रयास करने की कोशिश की है कि यूपीएससी का जो ओरिजिनल बुकलेट है, ठीक है, उसको यहाँ पर लेकर आई हूँ। बुकलेट नंबर ए है 2014 का। तो इसमें हम स्क्रॉल करेंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ पर पॉलिटी के प्रश्न पूछे गए हैं। हालांकि मैंने अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लिया है कि कहाँ कहाँ पर पॉलिटी की कौन कौन सा प्रश्न नंबर है, जो कि बुकलेट नंबर ए है। चाहे तो आप इससे मुझसे PDF इसका ले सकते हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ। मुझे कॉमेंट में मैसेज कर देना, पिन कर देना, मैं टेलीग्राम ग्रुप पर आपको ऐड कर लूंगी, आपको टेलीग्राम ग्रुप का नाम बता दूंगी, ठीक है। तो हम ये स्क्रॉल करते हैं और सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें पॉलिटी का मैंने देखा है वो है 18 नंबर पर। तो इसको स्क्रॉल करके नीचे लेके चलते हैं और 18 नंबर पर चलते हैं। हम 18 नंबर पर चलते हैं और अपने प्रश्न को जो है हल करते हैं। यहाँ पर बाइलिंगुअल प्रश्न रहते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो कोई भी भाषा को लेके चिंतित नहीं होना है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है प्रश्नों की श्रृंखला हमें दिखाई देती है। तो हम यहाँ पर हिंदी पर जो है कर रहे हैं। तो यहाँ पर 18 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। ये थोड़ा सा शायद स्लोली चलना है ना, थोड़ा स्लोली चलना है ताकि वो प्रश्न हमारे हाथ से ना निकल जाए। ये देखिए, ये प्रश्न है आपका, यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ये प्रश्न है आपका बुकलेट नंबर ए में 2014 का जो यूपीएससी का प्रीलिम्स का बुकलेट है, क्वेश्चन पेपर। उसमें है निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन सी सरकारी उपक्रम समिति, ऑप्शन डी याचिका समिति। ऑप्शन डी याचिका समिति, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर समझेंगे हम, इसको एक्सप्लेनेशन के थ्रू भी समझेंगे। तो यहाँ पर आपको इन प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि प्राक्कलन समिति, ठीक है। यानी कि यहाँ पर प्राक्कलन समिति जो है, प्राक्कलन समिति जो है आपकी, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसमें पेन नहीं चल रहा है, मुझे नहीं पता, देख लेती हूँ मैं एक बार, ठीक है। इसमें इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। लेट्स सी, हम इसको थोड़ा सा इसमें देखते हैं। हाँ, ओके फाइन, ये है प्राक्कलन समिति। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? प्राक्कलन समिति। लेकिन हमें क्या करना है? एक्सप्लेनेशन के साथ समझना है ताकि एक ही प्रश्न में कई प्रश्नों को सॉल्व कर सके। तो यहाँ पर कह रहा है आपका ये जो यहाँ पर ऑप्शन बी है, कह रहा है संसदीय समितियों के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। संसदीय समितियों के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। आइए देख लेते हैं इसके बारे में और डिटेल में हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि संसदीय समितियां क्या है कि ये संसद के सदस्यों से बनी छोटी छोटी टीमें होती हैं। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसका काम क्या होता है? संसदीय समितियों का क्या काम होता है, क्या रोल होता है? तो इनका काम है कि सरकार का जो भी कामकाज है उस पर निगरानी रखना और इनको सजेशंस देते रहना ताकि बेहतर काम हो सके, ठीक है। पार्लियामेंट्री कमेटीज का ये काम है। संविधान में इनका उल्लेख तो है, लेकिन याद रखना पीटी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है क्वेश्चन ये। इनकी संरचना, किसकी? संसदीय समितियों की संरचना, कार्यकाल और कार्य, इसका पूरा विवरण संविधान में कहीं नहीं दिया गया है, कहीं नहीं दिया गया है। स्पष्ट है? इन सब बातों का प्रावधान जो प्रोविजन है, इन सभी बातों का जो प्रोविजन है वो लोकसभा और राज्यसभा के नियमों में किया गया है। संविधान में इसका बेसिकली ऐसा कोई जो है प्रोविजन नहीं दिया गया है। इसके बाद हम प्राक्कलन समिति को समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। प्राक्कलन समिति को समझते हैं, जिसको हम एस्टिमेट्स कमेटी कहते हैं। हमने सारे ऑप्शंस देखे थे ना यहाँ पर। तो प्राक्कलन समिति का गठन 1950 में किया गया था। ये जो समिति है ये जॉन मथाई की सिफारिश पर बनाई गई थी और इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? 30। अब ये कौन से सदस्य होते हैं? ये जितने भी सदस्य हैं ये केवल लोकसभा से होते हैं। और यूपीएससी क्या करता है? ऐसे ही प्रश्नों की लाइन देता ना कि केवल लोकसभा से है या फिर लोकसभा राज्यसभा दोनों से है।
तो केवल लोकसभा से होते हैं। ये लोकसभा की सबसे बड़ी समिति मानी जाती है। कौन सी? एस्टीमेट्स कमेटी यानी कि प्राक्कलन समिति। ठीक है, कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। प्राक्कलन समिति का कार्य क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट, सरकार के द्वारा जो भी बजट प्रस्तुत किया गया उसकी जांच करना कि भाई किस तरीके का है, क्या है, सही है कि नहीं है। तो प्राक्कलन समिति का ये काम होता है। इसको सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश की गई है ताकि कोई भी व्यक्ति, अभी नया बच्चा जो अभी जुड़ा है, बिल्कुल यूपीएससी की तैयारी के बारे में सोच रहा है, तो वो भी उसको बेहतर तरीके से समझ सके। आम भाषा में इसको प्रस्तुत किया गया है। अब ये देखना है प्राक्कलन समिति का और भी भाई काम है, उसके कई सारे काम है ना, जैसे कि ये देखना कि सरकारी पैसा जो है, जो आ रहा है सरकारी पैसा, क्या वो सही जगह पर लग रहा है, सही तरीके से खर्च हो रहा है। ये किसका काम है? ये प्राक्कलन समिति का। ठीक है, ये सरकार को सजेस्ट भी करता है किन चीजों पर, कि कम खर्च में कैसे बेहतर और इफेक्टिव पॉलिसीज बनाई जाए ताकि लोगों तक उसका पूरा जो है उपयोग हो सके, उसका यूज हो सके। ये समिति, ये जो प्राक्कलन समिति है, सरकार की पॉलिसीज के लिए वैकल्पिक सुझाव भी देती है, उसके ऑप्शंस भी देती है कि इसको और कैसे बेहतर बनाया जाए जनता के हित के लिए, और कैसे इसको क्रिएट किया जाए। ठीक है, इसके बाद वहां ऑप्शंस था लोक लेखा समिति। हमने देखा ना यहाँ पर क्या, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपकरण समिति, याचिका समिति। तो इस प्रश्न का उत्तर प्राक्कलन समिति था। अब हम लोक लेखा समिति को भी समझ लेते हैं ताकि कभी इससे प्रश्न आए तो हमें कंफ्यूजन ना हो, हम इसको भी हल करने में सक्षम रहे। ठीक है, अब प्राक्कलन समिति में देखेंगे कि जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज जो है पीएसी, लोक लेखा समिति की स्थापना 1921 में हुई थी। इसे भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत पहली बार बनाया गया था। किसको? लोक लेखा समिति को। ठीक है, लोक लेखा समिति को पहली बार उसके तहत बनाया गया था। यहाँ तक क्लियर है? इसकी संरचना कहा जाए तो इसका कंपोजिशन कैसा है, इसमें कुल कितने सदस्य हैं? 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य कहाँ से होते हैं? लोकसभा से। इसके बाद 7 सदस्य कहाँ से होते हैं? राज्यसभा से होते हैं। तो टोटल कितने? 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, समिति का कार्यकाल, इसका कार्यकाल कितने लंबे समय तक कार्य करती है? तो 1 वर्ष का होता है। सदस्यों का, इन सदस्यों का जो चुनाव है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से किया जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो इस प्रणाली में हर पार्टी को उतनी ही सीटें मिलती हैं जितने रेशियो में या जितने अनुपात में उसे वोट मिले हो। यानी कि अगर कम वोट मिले हैं तो कम सीटें मिलेंगी, ज्यादा वोट मिले हैं तो ज्यादा सीटें मिलेंगी। इससे ये सुनिश्चित होता है कि सभी दलों को उनके समर्थन के अनुसार प्रतिनिधित्व मिले हैं। ठीक है, समझ गए आप? यहाँ तक क्लियर है? और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता है। ठीक है, और संसदीय समितियों में जो है ये कैसे काम आता है, तो सांसदों का जो चुनाव है इस तरह से होता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है, जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को उनकी संख्या के अनुसार जगह मिले। आमतौर पर ये जो चुनाव है वो गुप्त मतदान यानी कि सिंगल ट्रांसफेरेबल जो है वोट से होता है। बेसिकली एक लाइन में अगर हम इसको समझे अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को, तो जिस पार्टी में के जितने सांसद होंगे समिति में उतना ही प्रतिनिधित्व दिखेगा हमें उनका। ठीक है, और कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता है। इस समिति का जो अध्यक्ष है वो आमतौर पर विपक्ष का सदस्य होता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे, आप और चीजों को समझेंगे आगे तो देखेंगे बहुत सारी चीजें हैं कि इसके कार्य क्या है। कैग, ठीक है, माफी चाहती हूँ, इसका कार्य क्या है? यहाँ पर कैग द्वारा प्रस्तुत लेखा रिपोर्ट की जांच करना है। ये देखना कि सरकारी धन जो है नियमों के अनुसार खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है, सरकारी खर्च में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी तो नहीं है, अनियमितता तो नहीं है, लापरवाही तो नहीं की गई। इन सबको सामने लाना लोक लेखा समिति के कार्य होते हैं। इसलिए विपक्ष का अध्यक्ष जो है इसका सदस्य होता है, अध्यक्ष होता है आमतौर पर विपक्ष का सदस्य। स्पष्ट है? कोई डाउट तो नहीं है? तो हमने प्रश्न पढ़ा, उसके साथ साथ उसके बाकी के एक्सप्लेनेशन को भी समझा उत्तर के साथ साथ। ठीक है, इसके बाद लोक लेखा समिति के कार्य को भी देखा। माफी चाहती हूँ, प्रश्न पर चलते हैं। अब 2014 की जो बुकलेट नंबर ए है उसमें दूसरा प्रश्न जो आपका पॉलिटी का है वो है प्रश्न संख्या 49। ठीक है, मैंने इसलिए लिख लिया था ताकि कोई समस्या ना आए बाद में पढ़ने में। 49 है, हम यहाँ पर चलते हैं और 49 डायरेक्ट जंप करते हैं, क्योंकि बीच में और प्रश्न है उनको हम जब उनका विषय आएगा तब पढ़ेंगे। फिलहाल हम पॉलिटी की बात करें तो हम पॉलिटी पर ही फोकस रखते हैं। ठीक है, 49 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो जिन बच्चों को नहीं पता उनको बता दूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये रहते हैं इनके प्रश्न, तो घबराने की आवश्यकता नहीं। आप जिस विषय में सक्षम बोलूँ तो जिस विषय में कंफर्टेबल है उसमें इसको हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 49 बुकलेट नंबर ए 2014 का यूपीएससी प्री का प्रश्न पेपर है। ठीक है, भारत के संविधान की
निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी जो विषयक है वो उपबंध है, जैसे दूसरी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, आठवीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। अब हम क्या करते हैं, इसका उत्तर खोजते हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, तो इसका प्रश्न का उत्तर देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 10वीं अनुसूची, यानी कि संविधान की निम्नलिखित में कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी विषयक उपबंध है, 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी उपबंध है। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर समझते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। देखिए, उपविषय जो है 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून है, हमने अभी समझा। अब डिटेल में क्या है कि आर्टिकल 102 का क्लॉज 2 और 191 का क्लॉज 2 के अंतर्गत ये जो अनुच्छेद है ना, ये दल बदल के बेसिस पर, इन पर आधार पर अयोग्यता से जुड़े हुए हैं। ठीक है, सांसद और विधायक दल बदल करने पर आरोप जो है अयोग्य ठहराए जा सकते हैं, ये आर्टिकल्स के अंतर्गत दिया गया है, स्पष्ट है। 10वीं अनुसूची जो है 10th शेड्यूल क्या कहता है, ये दल बदल का डिफेक्शन, दल बदल मतलब डिफेक्शन जो है उससे संबंधित प्रोविजंस के बारे में 10th शेड्यूल के अंतर्गत दिया गया है। इसे 52वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1985 में आया था, इसके द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत दल बदल विरोधी कानून की बात की गई है। अब इसके कुछ प्रोविजंस भी हैं, जैसे किसी सदस्य के खिलाफ याचिका आने पर दल बदल का मामला जो है तय किया जाता है। पीठासीन अधिकारी कौन होगा, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति या फिर विधानसभा के अध्यक्ष, इन तीनों में से कोई एक। ठीक है, अयोग्यता पर अंतिम निर्णय देगा कि क्या इसमें अयोग्यता पाई गई, उसका अंतिम निर्णय इनके हाथ में होगा। ये जो कानून लाया गया, ये दल बदल कानून जो लाया गया, विरोधी कानून, ये संसद और राज्य विधानमंडलों दोनों पर लागू होता है। इसलिए आप देख लीजिए, आपके पीटी के लिहाज से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार इससे प्रश्न पूछे गए हैं। अब जब बात करें तो जुडिशियल रिव्यू से कैसे पीछे रह सकते हैं, तो शुरू में पीठासीन अधिकारी का जो है निर्णय दिया जाता है, उसके द्वारा निर्णय होता है। न्यायिक समीक्षा से बाहर माना गया था इसको, और लेकिन कि होलो हॉर्न केस था, एक 1992 में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीठासीन अधिकारी के निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट और या सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। ठीक है, पीठासीन अधिकारी के निर्णय के खिलाफ जिसने भी ये निर्णय दिया, उसके खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो दल बदल विरोधी जिसका नाम आया, उसको सुप्रीम कोर्ट में अपील ये कर सकता है, की जा सकती है। न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल विशेषता है, और इसको जब हम और डिटेल में पढ़ेंगे, जब भी कोई प्रश्न आएगा तो और बेहतर तरीके से समझेंगे। फिलहाल यहाँ पर प्रश्न की जो डिमांड है उसको यहाँ पर हमने समझने का जो है प्रयास किया। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी, 10वीं अनुसूची को हमने डिटेल में समझा। अब अगला प्रश्न जो है, ये बुकलेट नंबर ए 2014 के पेपर में, बुकलेट नंबर ए में आप देखेंगे 18 नंबर का प्रश्न पॉलिटी का था, 49 नंबर का था, इसके बाद 55 है, फिर हम 55 पे चलते हैं। ठीक है, 55 प्रश्न की ओर हम चलते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से चलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। 55 देखिए इंग्लिश में था, अब हम इसको हिंदी में करते हैं। ठीक है, हिंदी में लेके चलते हैं, यहाँ पर हिंदी में लेके चलते हैं। ये रहा आपका प्रश्न। ठीक है, ये रहा आपका प्रश्न। प्रश्न है आपका, भारत के संविधान में, ध्यान से देखिएगा, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है। ऑप्शंस है आपके, संविधान की उद्देशिका में यानी कि प्रियम्बल में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में DPSPs में, मूल कर्तव्यों में फंडामेंटल ड्यूटीज में, 9वीं अनुसूची में। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि संविधान में कहाँ उल्लेखित है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका देखिए, यहाँ पर हम चलते हैं, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि DPSPs में आपका ये उल्लेख किया गया अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि DPSPs के बारे में सबसे पहले समझना है कि कौन से आर्टिकल से कौन से कहां तक दिया गया है इसके बारे में। जैसे कि आर्टिकल 36 से लेके 51 तक आपको DPSPs दिए गए हैं। ठीक है, आप बता सकते हैं फंडामेंटल राइट्स किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के अंतर्गत दिए गए, कमेंट में बताइएगा। इसी प्रकार से तैयारी होगी। DPSP जिसको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं, इनको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। पहली चीज, ये कानूनी रूप से लागू नहीं होते हैं, लेकिन राज्य के लिए ये एक मार्गदर्शन का सिद्धांत देते हैं, एक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। और आर्टिकल 51 आपका क्या कहता है, ये इसके विषय, आर्टिकल 51 के अंतर्गत कौन सा विषय है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का। इसीलिए प्रश्न
में पूछा गया, किसका उत्तर क्या है? डीपीएसपी के अंतर्गत किस आर्टिकल के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है? आर्टिकल 51 राज्य को निर्देश देता है, आर्टिकल 51 स्टेट को ये निर्देश देता है कि वह राष्ट्रों के साथ अच्छे और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए, अंतरराष्ट्रीय कानून इंटरनेशनल लॉज है जो संधियां हैं उनका सम्मान करे, अंतरराष्ट्रीय जो विवाद है डिस्प्यूट्स है उसको शांति से या कि मध्यस्थता से सुलझाने का प्रयास करे, इनको बढ़ावा दे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर तो हमने इसको एक्सप्लेनेशन से भी समझा किस प्रकार से कह रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा भारत के संविधान में कहाँ पर उल्लेख है, तो डीपीएसपी के अंतर्गत है, आर्टिकल 50 के अंतर्गत है, हमने यहाँ पर डिटेल में समझा। अब आर्टिकल जो ये बुकलेट है, बुकलेट जो ए है 2014 की, उसमें प्रश्न अब हम आते हैं 59 पर, प्रश्न संख्या 59 जो कि आपका इंग्लिश में यहाँ पर ये दिया गया है, अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन विच। ठीक है, इसको हिंदी में हम देखते हैं, 59 यहाँ पर है, थोड़ा सा हम इसको स्क्रॉल कर लेते हैं हल्का सा। ठीक है, 59 में हल्का सा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको नीचे वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, तो एक ना तो दो, हल्का सा कर लेते हैं, ये स्क्रॉल ना थोड़ा ज्यादा हो जाता है। हाँ, देखिए ये प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने सर्च कर लिए थे कि पॉलिटी का कौन सा प्रश्न है, इसलिए लिख लिया था मैंने, तो आप लोग चाहे तो डायरेक्ट भी देख सकते हैं, पूरा प्रश्न भी सॉल्व कर सकते हैं पेपर, लेकिन मैं अलग अलग विषयों का अलग अलग ईयर में लेकर आ रही हूँ, ईजी रहेगा, ताकि अभी समय है तो आराम से खुलकर प्रैक्टिस करिए इसको। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, संवैधानिक सरकार वह है, कह रहे हैं संवैधानिक सरकार वह है, पहला ऑप्शन क्या है, जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। यहाँ पर राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर, यहाँ पर व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर। यहाँ पर ये कह रहे हैं संवैधानिक सरकार क्या है, कौन से कथन सही है या कौन कौन से सही है, ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो आपका ये प्रश्न रहा 2014 का पॉलिटी का बुकलेट नंबर ए में 59। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देखते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि केवल दूसरा कथन यहाँ पर ठीक है, यानी कि संवैधानिक सरकार वह है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में सरकार उस राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। पहला कथन गलत है, आइए इसको एक्सप्लेनेशन से और डिटेल में समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है, यानी कि वैधानिक सरकार, यही कह रहा है ना, वैधानिक सरकार की तो बात कर रहा है। वैधानिक सरकार क्या होता है, संवैधानिक सरकार वो होती है जो संविधान के नियमों के अनुसार काम करती है, स्पष्ट रूप से समझ आ रहा है। ठीक है, इसमें सरकार की जो पावर है, शक्ति है, उस पर संविधान के द्वारा कुछ सीमाएं लगाई जाती हैं सरकार के ऊपर संविधान के द्वारा। क्यों, ताकि सरकार मनमानी ना करे। किस संदर्भ में, इसका उद्देश्य ये होता है कि राज्य की शक्ति नियंत्रित रहे और नागरिकों की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे, कुछ सीमा तक नियंत्रित रहे, ताकि राज्य जो व्यक्ति है, जो नागरिक है, वो स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सके, अपना जीवन यापन कर सके। लेकिन मौलिक अधिकार इसी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जो सरकार को नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करने से रोकते हैं। और डीपीएसपी में क्या पढ़ा था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बेसिकली एक लाइन में अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या लगेगा कि संवैधानिक सरकार क्या होती है, जो संविधान से बंधी सरकार हो, जो नागरिकों के अधिकार की रक्षा करती हो। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती हो। यहां तक स्पष्ट हो गया। आइए चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है आज का। अगला प्रश्न है आपका 55 हो गया, 55 हमने देख लिया था। ठीक है, इसके बाद 57 है, माफी चाहती हूँ, एक और प्रश्न ऊपर है, 57 प्रश्न है आपका। ठीक है, 55 ये हो गया, इसके बाद नीचे चलते हैं, 57 है आपका एक प्रश्न, ये रहा आपका 57 प्रश्न, कोई बात नहीं, सामने ही था। खैर 57 चलते हैं और फिर 58 करते हैं। 57 देखें, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, ये ना स्क्रॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन भारत में योजना से संबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से भारत में योजना संबद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि देखिए, अब इसमें 59 हमने ये देखा,
अब इसके बाद 57, हाँ प्रश्न यहाँ पर है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में योजना से संबद्ध है? पहला वित्त आयोग, दूसरा राष्ट्रीय विकास परिषद, तीसरा संघीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, चौथा संघीय शहरी विकास मंत्रालय, पांचवा है संसद। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर हमें सही उत्तर चुनना है। विशेषताएं, यहाँ ध्यान ज्यादा देना होता है। ऑप्शन है केवल 1, 2 और 5, केवल 1, 3 और 4, केवल 2 और 5, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि सभी। यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। 57 में कह रहे हैं ऑप्शन सी यहाँ पर होगा, ठीक है। 57 में ऑप्शन सी होगा, यानी कि दूसरा और पांचवा यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से भारत में योजना से संबद्ध है? तो आपका राष्ट्रीय विकास परिषद और संसद है। जब योजना आयोग था तो उसके बाद में के विषय में यहाँ पर है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए एक्सप्लेनेशन से समझते हैं इसको। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर कह रहे हैं कि देखिए भाई, यहाँ पर बता रहे हैं कौन सा कथन गलत है, कौन सा सही है और क्यों गलत है, क्यों सही है। देखिए, ये एनडीसी योजना आयोग और नीति आयोग के बारे में है। बेसिकली नीति आयोग जो अभी आप पढ़ रहे हैं 2015 से जो इसको चेंज कर दिया गया है। पहला कथन गलत था क्योंकि वित्त आयोग का अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति बनाते हैं, पहली चीज, ठीक है। इसका काम केंद्र और राज्यों के बीच कर जो टैक्सेस है, ठीक है, टैक्स है, उनके राजस्व का बंटवारा करना है, ठीक है, वित्त आयोग का। इसलिए ये कथन गलत है। क्यों गलत था? अब यहाँ पर देखिए, ये कह रहे हैं इसलिए कथन गलत है क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं वित्त आयोग करता है योजना से संबंध। कौन सा भारत में योजना से संबंधित है? वित्त आयोग नहीं है योजना से संबंधित, वो यहाँ पर ये कह रहे हैं, ठीक है। आइए दूसरा कथन यहाँ पर जो है, यहाँ पर कह रहे हैं कि दूसरा कथन सही है क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद दूसरा ऑप्शन दिया था। कह रहे हैं कि पहले एनडीसी देश के विकास से जुड़े मामलों में सबसे बड़ा निर्णय लेने वाला मंच था। ये योजना आयोग को योजनाएं बनाने में सलाह देता था। इसलिए ये कथन 2014 में अगर हम देखें तो बिल्कुल पूरी तरीके से सही हो जाता है। इसलिए दूसरा कथन हमारा सही था ना दूसरा कथन। अब इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, दूसरा कथन हमारा सही था, दूसरा और पांचवा सही था, पहला गलत है, दूसरा सही था, ठीक है। अब अगला यहाँ पर कथन क्या कह रहे हैं, हम हर एक कथन को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, हर एक कथन को हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। एक सेकेंड, दूसरा, हाँ ये रहा। इसके बाद ये वाला कथन आपका यहाँ पर आता है। कथन तीसरा क्या कह रहे हैं? गलत है। क्यों? क्योंकि ग्रामीण भारत के सामाजिक आर्थिक जो विकास है उसकी पूरी जिम्मेदारी केवल केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को नहीं दी गई है। कई मंत्रालय और राज्य सरकारें भी इसमें शामिल होती है, इसलिए ये कथन गलत है। और कथन यहाँ किसका था? क्या ऑप्शन दे रहे थे यहाँ पर तीसरे में? संघीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, जबकि कह रहे हैं कि भाई ये तो गलत है क्योंकि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को ही नहीं दिया गया, बल्कि कई मंत्रालय हैं, कई राज्य सरकारें इसमें शामिल होती हैं, ठीक है। अगला कथन भी यहाँ पर गलत कह रहे हैं। चौथा कथन क्यों गलत था? संघीय शहरी विकास मंत्रालय की बात कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं केंद्रीय शहरी विकास जो मंत्रालय है वो कानून बनाने का काम नहीं करता, कानून बनाना संसद का काम है। मंत्रालय केवल पॉलिसीज को लागू करता है, इसलिए ये कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा पांचवा कथन। पांचवा कथन कह रहा है कि पांचवा कथन हमारा संसद था, पार्लियामेंट था, सही कह रहा है। दूसरा और पांचवा सही था क्योंकि संसद भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था है। समाज के कल्याण के लिए कानून बनाना संसद की जिम्मेदारी है, इसलिए ये कथन सही हो जाता है। इसलिए हमारा दूसरा और पांचवा जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। स्पष्ट है यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं? यहाँ पर आप जाके वापस से देख सकते हैं। दूसरा और पांचवा हमारा सही है, राष्ट्रीय विकास परिषद और संसद जो भारत में योजना से संबद्ध है, ठीक है, स्पष्ट है। इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 18 देखा, 49 देखा, 55 देखा, 59 देखा, 57 देखा, ठीक है। अब आते हैं 58 पर, ठीक है। अब आते हैं 58 पर, हम देखते हैं 58 पर। अब हम आते हैं, ऊपर आते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। 55 देखिए पहले इंग्लिश में आएगा फिर हिंदी में आएगा, ठीक है। 55 57 59 हो गया, 58 भी हमारा आज का प्रश्न है, ठीक है। हल्का सा स्क्रॉल करना है, एक सेकेंड, ठीक है। 58 नंबर, ये भी आपका पॉलिटी का प्रश्न है। अब कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय का या फिर के कार्य है? मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य कौन कौन से हैं? ऑप्शन है आपका मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्य सूची तैयार करना, दूसरा है मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता देना, ऑप्शन 3 मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन करना। पूछ रहे हैं नीचे जो कूट दिए गए उनका प्रयोग कर हमें क्या करना है? सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए केवल 1,
ऑप्शन बी 1 और 2, 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 2, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर हम देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा, केवल पहला और दूसरा। अब इसको समझते हैं ऐसा क्यों है। मंत्रिमंडल बैठक की जो के लिए कार्यसूची तैयार करना मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य है। दूसरा क्या है? यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है ना। दूसरा है आपका मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता देना। तीसरा नहीं है, मंत्रालयों के वित्तीय संसाधनों का आवंटन, ये नहीं है। क्यों नहीं है? आइए इसको एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। यहाँ पर देखिए पहला कथन यहाँ पर सही है। क्यों कह रहे हैं कि पहला कथन मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना है, वही स्पष्ट है, समझ आ रहा है। ये मंत्रिमंडल सचिवालय का मुख्य कार्य है और कैबिनेट की बैठकों में किन मुद्दों पर चर्चा होगी इसका एजेंडा भी, कार्यसूची भी वही तैयार करता है। इसलिए पहला कथन हमारा सही था। दूसरा कथन भी सही था, क्योंकि मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता दी जाती है। मंत्रिमंडल की अलग अलग समितियां जैसे कि CCEA आदि, जैसे दस्तावेज तैयार करना, नोट्स देना, समन्वय करना, जैसे प्रशासनिक सहायता मंत्रिमंडल सचिवालय देता है। इसलिए दूसरा कथन भी हमारा पूरी तरीके से सही हो जाता है। बट तीसरा कथन ठीक नहीं होता है, क्योंकि मंत्रालयों की वित्तीय संसाधनों का आवंटन जो है ये कार्य वित्त मंत्रालय का है। मंत्रियों की वित्तीय संसाधनों का कार्य वित्त मंत्रालय का है, ना कि मंत्रिमंडल सचिवालय का। इसलिए कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। इसलिए हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाता है? केवल 1 और 2, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर दिए गए हैं। तीसरा गलत है। अब तक स्पष्ट हुआ? कोई डाउट हो तो कॉमेंट में जरूर बताइएगा। स्क्रॉल नहीं करिएगा, स्किप मत करिएगा, पूछ लीजिएगा अगर कोई डाउट हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं, हमने कौन कौन सा बुकलेट नंबर 1 है 2014 का यूपीएससी प्री के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 18 जो पॉलिटी का है 49, 55, 57, 59, 58। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं। पहले आपका हिंदी में आएगा, फिर आपका इंग्लिश में आएगा, ठीक है। 59 यहाँ पर स्क्रॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 60, 61 हो गया, 60 ऊपर होगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 60। थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, बस 1 मिनट। हाँ अच्छा, यहाँ पर इसको थोड़ा सा वो कर देती हूँ, हो पाएगा ये? हो खुल गया, 1 सेकेंड। थोड़ा सा और इसको कर देती हूँ ना, जूम इन कर देती हूँ। अब दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं इसमें? थोड़ा सा और कर दूं ना, ताकि डी नंबर आपका दिख सके। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी, देखिए मैं स्क्रीन पर देख ले रही हूँ, आपके डेस्कटॉप पे नहीं, थोड़ा सा दिखने में दिक्कत आ रही है। थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको। चलिए ऑप्शंस के टाइम पे कर लेंगे इसको, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां है? राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियां कौन कौन सी है? किसी राज्य को जो राज्यपाल है उसको कौन कौन सी शक्तियां दी जाती है जो विवेकाधीन है? ऑप्शंस है, भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना। राज्यपाल के विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, अभी हम समझेंगे। दूसरा है मंत्रियों की नियुक्ति करना। तीसरा है राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना उसको, ठीक है। चौथा है राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर हमें सही उत्तर चुनना है, ठीक है। सही उत्तर चुनना है तो यहाँ पर हमें सही उत्तर चुनने के लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ऑप्शन केवल 1 और 2 सुन लीजिए, हो सकता है दिखाई ना दे रहा हो। केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, 2, 3 और 4, 1, 2 और 3 और 4, ठीक है। 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर हम इसकी एक्सप्लेनेशन से समझते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। आइए इसको समझ लेते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर होगा, यानी कि बी पहला और तीसरा कथन पूरी तरह से ठीक है, दूसरा और चौथा ठीक नहीं है। आइए समझते हैं कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां क्या क्या हैं और क्यों पहला और तीसरा कथन ही ठीक है, बाकी ऑप्शंस गलत है। तो यहाँ पर कह रहे हैं, इसको समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि पहला कथन सही है, और क्या कहते हैं इसमें क्यों है पहला कथन सही, इसको देखिए। यहाँ कह रहे हैं कि अनुच्छेद 356 अगर आप देखेंगे ना 356, तो वो क्या कहता है? आर्टिकल 356 कहता है कि यदि किसी राज्य में संविधान के अनुसार सरकार नहीं चल पा रही है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है वहां पर, और इसकी रिपोर्ट राज्यपाल किसको भेजेगा? राष्ट्रपति को भेजता है।
ठीक है, ये शक्ति जो है राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति मानी जाती है, इसलिए पहला कथन आपका ठीक था। लेकिन आर्टिकल याद रखना है कि राज्यपाल की विवेकाधीन की शक्ति जिसमें राष्ट्रपति शासन लग सकता है वो आपका इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, कथन दूसरा गलत था, जो कि आर्टिकल 164(1) का कहता है कि मुख्यमंत्री और मंत्री मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसमें राज्यपाल का स्वतंत्र विवेक नहीं होता है, मुख्यमंत्री की जो है सलाह पे ही राज्यपाल ऐसा कर पाता है, इसलिए दूसरा कथन गलत था। तीसरा कथन सही था, जो कि आर्टिकल 200 के अंतर्गत आता है कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। यह भी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है, जो कि आर्टिकल 200 के अंतर्गत आपकी आती है। ठीक है, अगला है चौथा कथन। यहाँ पर क्यों गलत था आपका? चौथा कथन इसलिए गलत था क्योंकि राज्य सरकार के जो काम काज है उसके कुछ रूल्स बनाए जाते हैं, उनको बनाना मंत्रिपरिषद का कार्य है, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति ये नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा चारों कथन में कौन से सही थे कौन गलत थे। वहीं नवाब रेविया केस आया था 2016 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अपने जो है जजमेंट दिया था कि आर्टिकल 163 के तहत राज्यपाल का विवेक सीमित है, निर्णय मनमाना या काल्पनिक नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल 163 के अंतर्गत राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों को भी सीमित करता है। ठीक है, और यहाँ पर यही प्रश्न कह रहा था, इसीलिए आपका पहला और तीसरा सही था। दूसरा क्योंकि मंत्रियों की नियुक्ति नहीं कर सकता, ये हमने देखा क्यों नहीं कर सकता। राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना उसकी भी कुछ सीमा है, इसलिए पहला भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने की रिपोर्ट भेजता है। तीसरा क्योंकि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित जो विधेयक हैं उनको भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करता है, इसलिए ये पहला और तीसरा सही है, बाकी दूसरा चौथा गलत है। हमने इसको एक्सप्लेनेशन से बेहतर तरीके से समझने का प्रयास किया। तो अब हमने कौन कौन से प्रश्न संख्या देख लिए 2014 के बुकलेट नंबर ए में? 18, 18, 49, 55, 57, 58, 59, 60। अब हम चलते हैं 62 पर। 62 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, यहाँ पर हम देखते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। 62 को थोड़ा सा स्क्रॉल करा और हमने यहाँ पर प्रश्न पाया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये पॉलिटी के सारे प्रश्नों को हल कर रहे हैं 2014 के। ठीक है, इसी तरह से और भी विषयों को हल करेंगे जैसे ही कंप्लीट होगा। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। ये राष्ट्रपति के लिए कह रहे हैं। क्या आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है? ठीक है, दिख रहा है। थोड़ा सा और इसको जूम आउट कर लेते हैं, जूम इन कर लेते हैं। ठीक है, अब ज्यादा दिख रहा होगा। फिर से पढ़ देती हूँ कि राष्ट्रपति भारत सरकार का जो कार्य है वो अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उस कार्य के लिए आवंटन के लिए नियम बनाएगा। दूसरा कथन क्या कहता है? भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाहियां प्रधानमंत्री के नाम से की हुई कही जाएंगी। कौन सा कथन सही है पूछ रहे हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों। जूम इन करते हैं। दूसरा है ना तो एक ना ही दो, ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का उत्तर देखना होगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने लिखा है इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक कथन यहाँ पर पूरी तरीके से ठीक है। केवल एक ही कथन ठीक है, दूसरा गलत है। भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयां प्रधानमंत्री के नाम से की जाएंगी। देखते हैं ये सही कैसे नहीं है, आइए इसको देखते हैं। पहला कथन हमारा सही था, दूसरा गलत था। पहला सही क्यों है ये देख लेते हैं, दूसरा गलत क्यों है फिर उसको देख लेंगे। पहला कथन सही है क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। ठीक है, हमें पता है पार्लियामेंट्री संसदीय शासन प्रणाली है। इसमें राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। याद रखना, इससे डायरेक्ट ये लाइन प्रश्न में पूछी गई जब हम आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ईयर्स में। ठीक है, वह औपचारिक रूप से कार्यकारी प्रमुख माना जाता है राष्ट्रपति। आर्टिकल 77 के क्लॉज 3 के अनुसार राष्ट्रपति सरकार के काम काज को सुव्यवस्थित करता है, मंत्रियों में कार्य बांटने का नियम बनाता है। इसलिए पहला कथन आपका ठीक था, आंसर ए इसलिए वहां आया था। दूसरा कथन गलत था, क्यों? क्योंकि आर्टिकल 77 का क्लॉज 1 कहता है कि भारत सरकार की सारी कार्यकारी जो कार्रवाइयां हैं वो राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि इसका सीधा मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति खुद निर्णय लेता है। राष्ट्रपति खुद निर्णय नहीं लेता, असली निर्णय मंत्रिपरिषद लेती है। और यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि भैया राष्ट्रपति निर्णय लेता है,
भारत सरकार का जो भी समस्त कार्यपालक कार्रवाइयां हैं प्रधानमंत्री के नाम से की जाएंगी, जबकि यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि राष्ट्रपति खुद निर्णय लेता है, इसका असली निर्णय मंत्रिपरिषद लेती है। इसलिए यहाँ पर पहला कथन हमारा ठीक हो जाता है, दूसरा हमारा गलत हो जाता है। इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्पष्ट हो गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बुकलेट नंबर ए में ही 2014 का प्रश्न पत्र हम सॉल्व कर रहे हैं। 63 प्रश्न है यहाँ पर। 63 प्रश्न संख्या है, उसको देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, 63 जो है प्रश्न संख्या 63 को हम यहाँ देख लेते हैं। 62, 63 ये है, इसका आधा हिस्सा ऊपर है। चलिए देखते हैं। भारत में, जूम इन कर लेते हैं, भारत में, ठीक है 63, एक मिनट, हाँ, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। बेसिकली अविश्वास प्रस्ताव के बारे में पूछ रहा है। पहला कथन है, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, ऐसा स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरा है, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। यहाँ पर दो ऑप्शंस दिए गए हैं, इसको जूम इन थोड़ा सा करते हैं और स्क्रॉल करने के प्रयास करते हैं। 60 कौन सा प्रश्न संख्या था? 63। ठीक है, ये स्क्रॉलिंग में थोड़ा सा समय लग जाता है। इसके बाद हम इसमें देखते हैं इसके ऑप्शन है। उपयुक्त में से कौन से कथन कह रहे हैं कि उपयुक्त में से, रुकिए जूम इन नहीं करने देते हैं ना, समझ नहीं आएगा फिर ये। 63, जस्ट अ मिनट, हाँ एक सेकेंड। और उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। पूछ रहे हैं ना तो एक ना ही दो। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? हम प्रश्न संख्या 63 देख रहे हैं, पॉलिटी का ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यानी कि दोनों कथन आपके पूरी तरीके से ठीक है। अब वो दोनों कथन कौन से हैं इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लें। दोनों कथन है कि अविश्वास प्रस्ताव, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है, करेक्ट है ये। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है, ये भी करेक्ट है। लेकिन हमें क्या करना है? इसको एक्सप्लेनेशन से समझना है। क्यों? ताकि हम और बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सके। तो यहाँ पर आइए, जो अविश्वास प्रस्ताव जिसको हम नो कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं, पहला कथन भी ठीक है, पहला कथन भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे, अच्छा एक सेकेंड, पेन करेक्ट नहीं हुआ। पहला कथन ठीक है क्योंकि संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का सीधा उल्लेख तो हमें नहीं मिला है, ठीक बात है। ये केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। किस नियम पे? नियम 198 लोकसभा नियमावली के तहत इसको लाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव को। प्रस्ताव लाने वाले सदस्य जो होते हैं उनको, प्रस्ताव लाने वाले सदस्य को कारण बताने की जरूरत नहीं होती है। और अगर प्रस्ताव पास हो जाए तो सरकार क्या करती है? लोकसभा में बहुमत साबित उसको करना पड़ता है। ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उसको लेकर लोकसभा में बहुमत जो है साबित करना पड़ता है सरकार को। इसलिए पहला कथन ठीक था। दूसरा कथन भी ठीक था क्योंकि सरकार तब तक सत्ता में रहती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास यानी कि बहुमत मिला हुआ होता है। यदि किसी सदस्य को ऐसा लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है तो वह अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है, और सरकार केवल तभी तक काम कर सकती है जब तक उसे लोकसभा का बहुमत समर्थन प्राप्त होता है। और यही चीज आपके कथन में यहाँ पर कह रही है। इसको और सिंप्लीफाई करके कैसे पढ़ाया जा सकता है आई डोंट नो, यहाँ पर और सिंप्लीफाई कर दिया गया है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का पूरी तरह से उल्लेख नहीं दिया गया, यहाँ पर यही चीजें कही गई हैं। ठीक है, 198 लोकसभा नियमावली के तहत। स्पष्ट हो गया। चलिए अब आखिरी प्रश्न आपका आज का है, प्रश्न संख्या 75 बुकलेट ए, जो कि 2014 का हम सॉल्व करें, जिसमें हम पॉलिटी को देख रहे हैं। प्रश्न संख्या है 75, प्रश्न संख्या है 75। ठीक है, प्रश्न संख्या 75 है, इसको स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर ये रहा आपका प्रश्न। भारत में ये रहा आपका प्रश्न, स्क्रॉल करते हैं 75, रुकिए थोड़ा ज़्यादा स्क्रॉल हो गया ना। हाँ, भारत में सुप्रीम कोर्ट में, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित होती है? कह रहे हैं भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें अगर हमें न्यायाधीशों में वृद्धि करनी हो, संख्या बढ़ानी हो, तो ये वृद्धि करने की जो पावर है वो किसके पास होती है, किसमें निहित होती है? जैसे भारत के राष्ट्रपति के पास, या फिर संसद के पास, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति के पास, या फिर विधि आयोग के पास। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
बी हो जाएगा, यानी कि संसद के पास ये अधिकार है कि न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि हो। सुप्रीम कोर्ट में किसके पास ये अधिकार? संसद के पास है। आइए एक्सप्लेनेशन से इसको समझते हैं और बेहतर तरीके से। कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े संवैधानिक जो प्रावधान है, आर्टिकल 124 का क्लॉज 1 कहता है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है, भारत में एक मुख्य न्यायाधीश होगा, ठीक है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, और अन्य न्यायाधीश होंगे। ये आपका 124 आर्टिकल 1 कहता है। न्यायाधीशों की संख्या तय करने की शक्ति संसद के पास होती है। न्यायाधीशों की जो संख्या है, संसद कानून बनाकर, ठीक है, लॉ बनाकर सर्वोच्च न्यायालय में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकता है या फिर घटा सकता है। और यानी ये संख्या संविधान में तय नहीं है, संविधान में कहीं तय नहीं है, बल्कि संसद के कानून पर निर्भर करती है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, घटाई जाएगी कि बढ़ाई जाएगी, ठीक है। अब न्यायाधीशों का जो विनियमन है, यानी कि भारतीय संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह न्यायाधीशों से जुड़े लॉज या फिर प्रोविजंस तय करे, जैसे संख्या, वेतन, सेवा शर्तें इत्यादि, ये सब संसद को यह अधिकार देता है। यानी कि प्रेजेंट टाइम में अगर स्थिति देखें तो 2019 के संशोधन के बाद सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या, संशोधन अधिनियम 19 से बाद कुल न्यायाधीश 34 होंगे सुप्रीम कोर्ट में, और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 33 अन्य न्यायाधीश इसमें शामिल होंगे, टोटल 34 होंगे, ठीक है। पहले कुल न्यायाधीश 31 थे, जो कि अब 34 है। यहाँ तक स्पष्ट समझ आ गया, ठीक है। यहाँ तक हमने क्या किया कि आज हमने यहाँ पर 2014 के पॉलिटी के सारे प्रश्नों को सॉल्व किया, बुकलेट नंबर ए के अंतर्गत, जो कि संख्या मैंने आपको बताई थी, जैसे 18, ठीक है, 49, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 75, ये संख्या थी बुकलेट नंबर ए 2014 में। यूपीएससी प्री के प्रश्नों को हमने सॉल्व किया है। आई होप सारी चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से समझ आ गई होंगी। इसके बाद मैं यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता देना चाहती हूँ। ये रहा संकल्प से सफलता का पेज। आप टाइप करेंगे संकल्प से सफलता, कुछ इस प्रकार का सरफेस आएगा। यहाँ मेरी फोटो है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे अगर आपके लिए थोड़ी भी मदद हो पा रही है, आपके चाहे यूपीएससी का प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, या फिर किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस वगैरह की, आपके लिए अगर ये करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ लाई जा रही है, चाहे वो वीकली मैपिंग करंट अफेयर्स हो बेस्ड, जो कि आपका संडे को शाम को 7 बजे आती है, चाहे वीकली करंट अफेयर्स हो जो कि सैटरडे को सुबह 10 बजे आती है, इसको ज़रूर देखें। और पीवाईक्यू सीरीज़ तो आपने अभी पढ़ा था, दूसरा जो है 2014 का था, आर्ट एंड कल्चर, ट्यूसडे सैटरडे शाम को 6 बजे मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। और इसी प्रकार से कई सारे जियोपॉलिटिकल टॉपिक्स रेगुलर आपको दिए जाते हैं विद शॉर्ट्स, ताकि आपकी तैयारी को और बेहतर किया जा सके। तो अगर आपने अब तक संकल्प से सफलता के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कोई चीज़ नहीं समझ आती तो कमेंट करें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि आपकी जो है मुझे भी मदद मिले और आपकी तैयारी सुचारू रूप से जारी रह सके। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे। ये जो प्रोग्राम है पीवाईक्यू सीरीज़ का मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे शाम को 6 बजे आता है। फिर मिलेंगे 2015 के पीवाईक्यू के साथ पॉलिटी के, और हम फिर जल्द से जल्द और सारे सब्जेक्ट को सारा कवर करते चलेंगे। आपके प्रीलियम से बहुत पहले ही हम इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। इसलिए अलग अलग ईयर में अलग अलग विषय लेकर आ रहे, ताकि आप सुकूनियत से एक एक चीज को समझते हुए चले, क्योंकि हमारा मकसद आपका फाइनल सिलेक्शन है, सिर्फ पीटी पास कराना नहीं है, ठीक है। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, इस परिवार के साथ निरंतर जुड़े रहें। धन्यवाद।